नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक चंदसोरिया आज आपको फिर से एक बार अपने मंच लाइफ केयर आईसीयू नमस्ते ज़िंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बाइट्स काटना, जिसमें हम हमारा विषय ज़्यादातर डॉग बाइट्स या कि श्वान या कुत्तों के काटने से होने वाली समस्याएं एवं उसका उचित इलाज कैसे किया जाए उस पर आधारित रहेगा। देखिए, जब भी हम किसी एनिमल या जानवर के काटने से पीड़ित होते हैं तो सब यही सलाह देते हैं कि आप इसके इंजेक्शन्स लगवाइए क्योंकि आपको रेबीज़ हो सकता है, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो रेबीज़ बीमारी है वो जानलेवा बीमारी है, 100% जान लेने वाली बीमारी है। अगर किसी को हो गया रेबीज़ तो उसको बचाना नामुमकिन है। आज तक की डेट में कुछ 1-2 केसेस ही हैं रिपोर्टेड जो कि रेबीज़ से बचे हैं, वरना ये बात बिल्कुल क्लियर मानी जाती है कि वंस अ रेबीज़ पेशेंट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव दैट पेशेंट। सो हमारी प्रयास यही रहना चाहिए कि पहले तो हम जब भी ऐसे जानवरों के आजू बाजू रहें, सावधान रहें, और गलती से अगर कोई अटैक कर भी दे या काट ले या दूसरे प्रकार से चोट पहुंचा दे तो हम उसका उचित इलाज लें। सुनी सुनाई बातों से अपने उचित इलाज के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उससे ना भटकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पश्चिम देश हैं, वहाँ पे कुत्ते से काटने से होने वाला रेबीज़ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, प्लस वहाँ सारे डॉग्स जो हैं, सारे कुत्ते जो हैं वो वैक्सीनेटेड रहते हैं। पर हिंदुस्तान की स्थिति वैसी नहीं है। अभी भी बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं। आवारा से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं कोई उन पे टिप्पणी कर रहा हूँ, बट उनका कहने का मतलब है जो कि घर से बाहर रहते हैं और जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो ऐसे श्वानों के द्वारा काटे जाने से बहुत सारे मरीज़, बहुत सारे लोग अफ़ेक्ट होते हैं। और अगर इनमें से कोई श्वान को या कुत्ते को रेबीज़ है और वो किसी इंसान में चला जाए और उसका सही तरीके से इलाज ना हो और उसको कुछ समय बाद रेबीज़ के लक्षण आएँ तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। स्टडीज़ कहती हैं, हमारे पास ये जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज भी बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पे अवेयरनेस जो है, जानकारी ना के बराबर है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आज भी रेबीज़ से पीड़ित होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं रहता, ना ही उनको ये याद रहता है कि उन्हें किसी के द्वारा काटा गया था, और ना ही कोई वहाँ पे डॉक्टर या वहाँ पे कोई व्यक्ति इस चीज़ को पकड़ पाता है कि इसे रेबीज़ हो गया है। और सबसे दुखद बात जो है वो यही है कि इसमें एक बड़ी संख्या बच्चों की है, 15 से कम साल की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात की जानकारी खुद तक और दूसरों तक पहुँचाएँ कि जब भी कोई व्यक्ति को हम अपना जो टॉपिक है वो आधारित रखेंगे श्वान और कुत्तों पे ही, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान में इन्हीं के द्वारा काटा जाता है। तो जब भी ऐसा कोई व्यक्ति को कोई चोट पहुंचती है तो हम नॉर्मली इस प्रकार की चोट को 3 श्रेणी में बांटते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। सिंपल भाषा में ग्रेड 1 का मतलब है चाटना या अपनी लार को आपके शरीर से आपको छूना एक्चुअली। ग्रेड 2 में आपको स्क्रैचेस मार देना, नाखून गड़ा देना। और ग्रेड 3 का मतलब होता है बहुत सारी चोटें पहुंचाना, बुरी तरीके से आपको पीड़ित कर देना, काट लेना और पंक्चर कर देना। तो ये ग्रेड 3 में आता है। अगर ग्रेड 1 का पेशेंट है, देखिए 3 स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, जब भी ऐसी कोई डॉग जिसका वैक्सीनेशन स्टेटस हमको पता नहीं है वो आपको छूता भी है तो उस एरिया को बहते हुए पानी में 10 से 15 मिनट साबुन से या डिटर्जेंट से धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये प्राइमरी स्टेप है। अगर ये अच्छे से किया जाए तो 70-80% चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। और ये आपको तीनों ग्रेड्स में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो वहाँ पे आयोडीन या कोई भी दूसरी अ, अच्छा ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेड 1 में आपको अगर पता है कि आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है, जिसने आपको छुआ है या चाटा है,
तो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये डिसाइड आप खुद ना करें, एक बार अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ संशय हैं। कुछ लोग बोलते हैं लेना चाहिए वैक्सीन, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेना चाहिए, जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। लेकिन जब बात ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की आ जाए तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जैसे ही आप उस चीज़ को साफ़ करते हैं, उस एरिया को साफ़ करते हैं 15-20 मिनट के बाद, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको एक तो रेबीज़ की वैक्सीन लेनी है, जो कि आजकल सेल कल्चर वैक्सीन्स आती हैं, वो आपको तुरंत लेनी है, मतलब जितनी जल्दी हो सके। और अगर आप उसको तुरंत लेते हैं तो उसको 0 डे बोलते हैं। फिर उसके बाद 0, 3, 7, 14, 28 आपको इस दिनों के अनुसार ये वैक्सीन लेनी है, और इसमें बिल्कुल भी कोताही या नागा नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये सिर्फ दिन नहीं है, ये सारे दिन डिसाइड किए गए हैं कि जो ये वैक्सीन के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने में कितना समय लगता है और वो प्रोटेक्शन कब से देना चालू करती है। और ये बीमारी मैंने पहले भी आपको ऐसा बताया कि इससे बचना नामुमकिन है अगर हो गई तो इसलिए अपने वैक्सीन के स्टेटस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कई बार आपका दिन मिस हो जाता है तो भी आप अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लेके अगली वैक्सीन और के बीच में जो छूटी हुई वैक्सीन है उसको ले सकते हैं, लेकिन इसका दिन आपको आपका स्पेशलिस्ट ही बताएगा। कई बार आपको सीरो टेस्ट कराने पड़ते हैं कि मतलब आप अच्छी कंट्रीज़ में हैं, अगर आपके शहर में होती हैं तो आपने जब वैक्सीन ली है तो क्या आपके शरीर में टाइटर्स एंटीबॉडीज़ बनने लगी हैं रेबीज़ के ख़िलाफ़, तो वो भी टेस्ट करा के आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वही हैं, एक प्रकार से एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि जब आपको वैक्सीन दी जाएगी तो आपका शरीर उनको बनाएगा, और शरीर इनको लगभग 7 दिन के आसपास में सफिशिएंट तरीके से बनाता है। तो शुरू के 7 दिन आपको कौन प्रोटेक्शन देगा? अगर उस समय तक चोट के एरिया से रेबीज़ का वायरस आपके, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है, वहाँ तक पहुँच गया तो आपको जान का खतरा है। इसीलिए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली एंटीबॉडीज़ हैं जो कि प्रिपेयर्ड आती हैं, इक्वाइन भी आती है, ह्यूमन भी आती है। बेटर होगा कि आप ह्यूमन ले लें, इसमें डोज कम लगती है, 20 यूनिट से लेके 40 यूनिट्स पर केजी। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम इस प्रकार से मेजर करते हैं कि जो चोटें हैं उसके आजू बाजू अच्छे से इसको इंजेक्ट करते हैं, ताकि वायरस वहीं मर जाए एवं आगे ये जा ना पाए। और बाकी जो बची हुई इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डोज होती है वो हम नॉर्मली अपने कंधे की डेल्टॉइड या क्वाड्रिसेप्स पे इंट्रामस्कुलर रूट से लगवा देते हैं। नॉर्मली हम पुट्ठों पे या बटक्स में या ग्लूटियल एरिया में नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ फैट ज़्यादा होता है और उसका अब्जॉर्प्शन स्लो होता है या कम होता है, और ये एक लौती ऐसी बीमारी है जिसमें रिस्क लिया जाना बिल्कुल भी आपको जान के खतरे में डाल देगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जैसा मैंने बताया आपको इसमें डाउट है, आप वैक्सीन लीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगवाइए, सेफ रहिए और डॉग्स को मॉनिटर करते हैं। नॉर्मली ये पाया गया है कि जो इन्फेक्टेड डॉग है, जिसको रेबीज़ है, वो अगर आपको काटता है तो उसकी लार में रेबीज़ का कीटाणु होता है, ठीक है। और ऐसे डॉग्स को, ऐसे श्वानों को अगले 10 दिन में भयंकर प्रकार से रेबीज़ हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर उनकी अपन 10 दिन तक डॉग्स को मॉनिटर करें, अगर उनको कुछ नहीं होता तो उम्मीद कम रहती है कि आपको शायद रेबीज़ की बीमारी से आप काफ़ी सेफ हैं। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो और भी आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप अपना ट्रीटमेंट निरंतर वैक्सीन्स वगैरह बिल्कुल लें, बिल्कुल उसमें भी किसी प्रकार का नागा ना करें,
क्योंकि फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। और सपोज़ अगर कोई ने आपको काटा, श्वान ने या डॉग ने, और उसके बाद वो नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप यही मान के चलिए कि वो हाई रिस्क डॉग था और उसके काटने से आपको हो सकता है। क्योंकि हम यही बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। आपकी शुरुआत से ही जो आप प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट ले लेंगे, बाद में होने वाले किसी भी अनटूवर्ड इवेंट से, कोई भी दुर्घटना से आप बचेंगे। तो वो चीज़ हमको अपनानी चाहिए। वॉशिंग, जैसे मैंने बताया, साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसको भी बिल्कुल अपन को लाइटली नहीं लेना है। और कोशिश करिए कि जो लार है वो आपके शरीर के उन हिस्सों से, जैसे कि लिप्स है, आँखें हैं, या कोई चोट के हिस्से से दूर रहे जब आप साफ़ भी कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है। वो ग्लव्स पहने, क्योंकि हो सकता है ये आपसे किसी और में चला जाए। ये सारे प्रिकॉशंस रखने बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम डायग्नोस कैसे करें। पहली चीज़ तो भगवान ना करे जीवन में किसी को इस बीमारी से पीड़ित होना पड़े। लेकिन अगर कोई सिम्पटम्स दिखा भी रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये इतने विचित्र सिम्पटम्स दिखाता है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में डायग्नोसिस ही नहीं बना पाते। नॉर्मली 2 प्रकार की रेबीज़ होती हैं, एक फ्यूरियस, एक पैरालिटिक। फ्यूरियस में इंसान उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, छटपटाता है। फिर धीरे-धीरे उसको पानी देख के भयंकर टाइप के स्पाज़्म आते हैं, उनकी साँस रुकती है, या एरोफ़ोबिया हो जाता है। पहले वाले पानी को देखने पे तकलीफ़ होने को अपन हाइड्रोफ़ोबिया बोलते हैं। और अगर कोई पंखे की हवा उसके ऊपर आती है तो भी उसको गले में तकलीफ़ होती है, साँस नहीं आती है, मसल्स जकड़ने लगती हैं। और होता यही है कि किसी दिन इतनी ज़्यादा मसल स्पाज़्म में चली जाती हैं कि उसकी साँस रुक जाती है, वो साँस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा होता है पैरालिटिक, जिसमें मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और अल्टीमेटली उसमें भी मृत्यु ही होती है। तो देखिए, एक बार हो गया तो फिर बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथों में रखें। अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत लोगों से हम बात करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बट सबको लगता है अरे नहीं छोड़ो ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट नहीं, जब होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुनिए। मैंने बहुत बेसिक बातें बताई हैं। अगर आपको ऐसा कभी कोई तकलीफ़ हो तो आप और अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं और अपने स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझ के उचित ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज मैं फिर आप सबको यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने और अपनों की सुरक्षा आपके स्वयं के हाथों में है। धन्यवाद। नमस्ते ज़िंदगी।